मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु अवधारणात्मक वीडियोस में आज हमारा वीडियो संबंधित है 1781 के बंगाल न्यायालय अधिनियम से। यह अधिनियम क्यों पारित किया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी और इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये अधिनियम बंगाल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक दिशा निर्देश के लिए पारित किया गया था, जिसमें कि स्पष्टतः कंपनी के अधिकारियों को और गवर्नर जनरल परिषद को इस न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रखा गया था, जबकि वो शासकीय कार्य कर रहे हों। इसके अतिरिक्त राजस्व संग्रहण संबंधी मामलों को भी न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रखा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण, इस न्यायालय से ये अपेक्षा रखी गई थी कि वे भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता एवं धर्म संबंधी मामलों में अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्र संबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि रेसिडेंसी क्षेत्र में रहने वाले जो भी भारतीय और ब्रिटिश नागरिक हैं, वे सीधे सीधे इस न्यायालय के अधीन माने जाते थे, लेकिन उसके बाहर के क्षेत्रों के लोग भी अगर अपने मामलों की सुनवाई यहाँ करवाना चाहें तो वे इसके लिए स्वतंत्र थे। इसके पश्चात हम देखेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण पिट्स का इंडिया एक्ट, जिसको कि 1784 में पारित किया गया था। तो पिट्स के इंडिया एक्ट में क्या प्रमुख प्रावधान थे और पुराने अधिनियम में क्या संशोधन इसमें किए गए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पिट्स का इंडिया एक्ट के सर्वप्रमुख प्रावधान में कंपनी के रेसिडेंसी क्षेत्रों को भारतीय ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा गया, अर्थात उसे भारत में कंपनी के क्षेत्रों के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त पिट्स का इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन में द्वैध नियंत्रण स्थापित किया गया। व्यापारी संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था ब्रिटिश संसद में, जो कि 24 सदस्य होता था। इसी प्रकार सैनिक, असैनिक और प्रशासन संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया और इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। इसके साथ ही इस नियम की एक और विशेषता है, जो कि ये थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई, जिससे कि गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि हुई। इसके पश्चात हम देखेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण 1786 अधिनियम, जिसके द्वारा कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। साथ में उसे सेना का सेनापति भी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कॉर्नवालिस को कार्यकारी परिषद के निर्णयों को अमान्य करने की शक्ति प्राप्त हुई, जिसको कि हम वीटो पावर के रूप में भी मान सकते हैं। अगर किसी मामले में कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पारित निर्णय अगर कॉर्नवालिस को मंजूर नहीं था या स्वीकार नहीं था, तो वो उसको अमान्य कर सकता था, अर्थात गवर्नर जनरल की वोटिंग पावर कार्यकारी परिषद की वोटिंग पावर से ज़्यादा हो गई या बढ़ा दी गई। इसके पश्चात हम देखेंगे चार्टर अधिनियम 1813, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर धीरे धीरे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था और यह हमें इस अधिनियम से प्राप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत संबंधी व्यापार के लिए दिए गए विशेषाधिकार इस अधिनियम में समाप्त कर दिए गए और केवल भारत से चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। इसके अतिरिक्त चीन से होने वाला समस्त व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकार में बना रहा। मतलब 1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय का और चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रख सकता है। इसके अतिरिक्त
एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि इस अधिनियम की थी कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के कोष का अनुमोदन किया गया, जिसका कि प्रयोग भारत में शिक्षा के रखरखाव और उसके विकास के लिए किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रावधान में भारत में शासकीय संरक्षण में मिशनरियों का आगमन प्रारंभ हुआ, जो कि लोगों को धर्मांतरण करती थी, मतलब ईसाई बनाती थी। तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम थे 1813 के। इसके पश्चात 1833 का चार्टर अधिनियम, जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसमें कुछ विशेष प्रावधान थे। इसमें सबसे पहला प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राजनीतिक दायित्व भारत में थे, वो जितने भी व्यापारिक दायित्व थे वो समाप्त कर दिए गए और केवल राजनीतिक दायित्व उनके पास शेष रह गए थे। इसके पश्चात दूसरा, भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसके पश्चात गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि विशेषज्ञ या विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो कि मैकाले के रूप में थे। मैकाले गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य थे और केवल विधि निर्माण संबंधी बैठकों में उसे भाग लेने की अनुमति थी। मतलब ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पूर्णकालिक सदस्य नहीं थे। विधि आयोग की स्थापना की गई विधि निर्माण के लिए और मैकाले को ही विधि आयोग का प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल, जो कि अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, उसकी कार्यकारी शक्ति में भी या विधायी शक्ति में विस्तार किया गया और उसे भारत के समस्त क्षेत्रों में शासन संबंधी नियम या विधान बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके लिए उसकी कार्यकारी परिषद उसकी सहायता करती थी। इसके पश्चात हम देखेंगे 1853 के चार्टर के प्रमुख प्रावधान। तो 1853 के चार्टर में जो सबसे प्रमुख व्यवस्था की गई है वो है ब्रिटिश संसद में कंपनी के व्यापारिक मामलों पर निर्णय करने वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटा के 18 कर दी गई और इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसके अतिरिक्त भारत में प्रशासन के संचालन के लिए कंपनी के अधिकारी, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब मनोनयन के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और एक खुली प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भारत में प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियों की भर्ती होने लगी और इस प्रतियोगी में भारतीयों को भी भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया और इस परीक्षा के नियमों के निर्माण के लिए, परीक्षा के संचालन के निर्माण के लिए मैकाले के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त विधायी कार्यों के उद्देश्य के लिए भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, जिससे कि उसका स्वरूप एक लघु संसद के समान हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि आयोग के अध्यक्ष, जो कि विधि सदस्य थे और अस्थायी सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, तो उनको कार्यकारी परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया।